मैं हूं एसके सर। एसके टीचिंग सेंटर 2.0 यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो देखिएगा, ये एसटीटी का क्वेश्चन 9 जून 2024 का आप पूरा का पूरा ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। और कई क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में, इसका सारा जो वीडियो है वो प्ले लिस्ट में मिलेगा। एसटीटी में पूछे गए पीछे का सभी सेट प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। जो भी स्टूडेंट एसटीटी एग्जामिनी है, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देख के जाएंगे, है ना। बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आज देखिए, पूरे 100 प्रश्न 9 जून 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। एक बार आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। नहीं पसंद हो तो नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन यदि आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए आते हैं हम पहला क्वेश्चन में। कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। क्या पूछ रहा है? कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, तो परिमेय संख्या नहीं मतलब अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो अनंत तक हो। तो ये देखिएगा, इसको आप बटा के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है, यानी ये अपरिमेय नहीं होगा। ये देखिए अनंत तक है, ये अनंत तक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? अनंत तक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये भी आपका अनंत तक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये भी आपका अनंत तक है, ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो आखिर क्या कह रहा था? निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो आपका यही है केवल जो कि परिमेय संख्या है। बाकी आपको लग रहा होगा कि सभी क्या है? परिमेय संख्या है ना, क्योंकि सब अनंत तक है। लेकिन गौर कीजिएगा, ये रिपीट कर रहा है। ये क्या है? रिपीट कर रहा है। ये भी आपका, ये तो खैर है ही, ये भी आपका देखिए 45 रिपीट कर रहा है ना। और जो रिपीट करता है, इसका मतलब आप 13.45 पर रेकरिंग दे सकते हैं। और जो रेकरिंग वाला क्वेश्चन हो गया वो परिमेय संख्या होता है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये धोखा देने वाला क्वेश्चन है कि ये लगेगा कि अनंत तक है, लेकिन यह अनंत तक होते हुए चूंकि रिपीटेबल डिजिट है, इसलिए ये परिमेय संख्या है ना। तो ये तो है, ये 6 भी है। ये देखिए 3 क्या है? 32, फिर 23, 22, ये देखिए ये एक ही डिजिट रिपीट नहीं है और अनंत तक भी है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। मतलब आपका आंसर ये होगा। ये सारा गलत हो गया। ऐसे प्रश्न पर धोखा नहीं खाएंगे। हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है? तो 54 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, चौवन का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या कर सकते हैं? 54 बराबर 9 छक 54, नहीं, इसको कर लीजिए आप 27 गुना 2 54। तो 3 पर पावर 3 गुना 2 लिख सकते हैं। तो कौन अभाज्य गुणनखंड है? तो 3 पर पावर 3 और 2, 3 पर पावर 3 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन आते हैं। कहता है P 3 पर पावर n रूप का हो और Q 6 पर पावर n गुना 5 पर पावर m रूप का हो, तो P बाई Q क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P बाई Q मतलब 3 पर पावर n बटे 6 पर पावर n गुना 5 पर पावर m। इसको कैसे हल करेंगे? इसको आप हल कर सकते हैं
3 पर पावर n बटा 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, और इस पर भी पावर n, इस पर भी पावर n, गुना 5 पर पावर m, ये कट जाएगा और ये आपका बच जाएगा। कह रहा था दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो जिस भिन्न के नीचे 2 और 5 का बेस बचता हो वह हमेशा शांत होता है। याद रहेगा, जिस भिन्न के नीचे 2 और 5 का बेस बचता हो, पावर कुछ भी हो, वह हमेशा शांत होता है, यानी आपका यह आंसर शांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 188 220 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप मतलब सबसे छोटा काट करके जो बचे, तो ऊपर वाले से ऊपर वाला को काटना है, नीचे वाले से नीचे वाला को काटना है। तो निश्चित रूप से इससे ये नहीं कटेगा, ये गलत हो गया, इससे भी ये नहीं कटेगा, ये गलत हो गया, इससे भी ये नहीं कटेगा, ये गलत हो गया, इससे कट जाएगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो नीचे वाला से नीचे वाला को ही देख रहे हैं कटा करके कि नहीं कट रहा है, मतलब आंसर गलत हो गया हो। तो 55 से चेक करना जरूरी नहीं है, वो निश्चित रूप से कट जाएगा, है ना। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन है, कहता है ये क्वेश्चन का कहना है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखिए, दो क्रमिक सम संख्या जो होता है वह है 2 और 4। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा परिमेय है जिसको कि बटा में लिख सकते हैं, रूट में हो तो उसका वर्गमूल निकल सके पूरा पूरा। तो ये आपका पाई कभी भी परिमेय नहीं होता है, ये हमेशा अपरिमेय होता है, क्योंकि इसका मान 3.14 करके अनंत तक होता है। बी √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये 16/25 ये पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये संख्या जो दिया हुआ है कैसा संख्या है। तो देखिए ये सीमित है, ये सीमित है, आगे है में डॉट डॉट लगा हुआ है, इसमें डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब इसको आप बटा में लिख सकते हैं। जो बटा में लिखा सकता है वो परिमेय संख्या होता है। पुनः कहता है कि 5.2333 क्या है, यह भी आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह भी अनंत तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका महत्तम क्या होगा। तो महत्तम भी आप बना सकते हैं, क्या होगा महत्तम, देखिएगा महत्तम इसका एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ के लिए जितना प्रकार का संख्या है सभी लिख दीजिए, जितना प्रकार का संख्या है सभी लिखेंगे। अब पावर छोटी लेना है, जैसे 2 है यहाँ पावर, यहाँ भी 2 है तो 2 पावर दे दीजिए। 2 का पावर यहाँ 1 है, तो अब 1 से छोटी क्या होगा। 5 का पावर भी 1 है, तो अब इससे छोटी क्या होगा, यानी 5 दूनी 10 और 9 ये 90 आपका हो गया, एचसीएफ आपका 90 हो गया, है ना। लाइक भी करते जाएंगे, है ना, लाइक भी करते जाएंगे और शेयर भी करते जाइएगा। और जो नए होंगे इस चैनल पर, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यू 7:30 बजे लाइव भी चल रहा है, 7:30 बजे लाइव चल रहा है फिलहाल एसटीटी के लिए। बाकी हर एक एग्जाम के लिए लाइव क्लास यूट्यूब पर फ्री में चलते रहता है ना। इसलिए लाइक आप और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगला क्वेश्चन है 124 और 24 का महत्तम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो दोनों को काट दे वही महत्तम होगा। तो दोनों को कौन काटेगा, तो 4 से पहले चेक कीजिए, क्योंकि महत्तम है तो बड़ी से चेक करना है। तो 4 से दोनों कट जाएगा, इसीलिए महत्तम क्या होगा, तो 4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो संख्या दिया हुआ है, ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कहता है एक शून्यक -3 है। शून्यक क्या होता है, शून्यक मतलब x का वो मान जो इसको शून्य बना दे, यानी x का मान दिया हुआ है -3, x बराबर क्या दे दिया है, -3 दे दिया है। तो ये -3 x के जगह पर रख दीजिए, x के जगह पर रख दीजिए। आप देखिएगा x के जगह पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका k-1 गुना -3 का स्क्वायर प्लस k गुना -3 + 1 बराबर 0 हो जाएगा।
तो ये आपका 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 के माइनस 9 प्लस प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये -3 के प्लस 1 बराबर 0। तो ये 9 के में 3 के घटेगा क्या हो जाएगा, 6 के हो जाएगा, और 9 में 1 घटेगा तो -8 और उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी के का मान आपको 8/6 यानी 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 7 के 2 शून्यक दिया हुआ है, तीसरा शून्यक आपको चाहिए। यहां देखिए ये त्रिघात समीकरण है। कैसा, त्रिघात समीकरण। और त्रिघात समीकरण का शून्यक पूछता है तो इसको ऑप्शन से बना लीजिए। ऑप्शन से ही मतलब शून्यक जो होता है x का मान होता है, ये दोनों तो इसको 0 करेगा ही, तो ऑप्शन से कौन है जो इसको 0 कर दे। प्लस वाला 1 तो नहीं होगा, माइनस वाला 1 हो जाएगा आपका। देखिएगा -1 के लिए ये वाला यदि लेते हैं आप तो -1 रह जाएगा, ये पावर सम संख्या है, ये प्लस रह जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस इसको कर देगा, और ये तो -7 ही रहेगा, है ना। तो ये देखिए दोनों इधर 0 हो गया, ये 0 हो गया, दोनों मिलके 0 0 0। तो ये 0 लाना था तो किससे आया 0, तो x का मान -1 रखने से। स्पष्ट है कि x का मान -1 होगा, मतलब तीसरा शून्यक -1 होगा। हमको उम्मीद है सबों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग सभी लाइव क्लास से जुड़े। लाइव क्लास 7:30 डेली, 7:30 शाम में, 7:30 शाम में डेली। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। यह भी त्रिघात है और त्रिघात में योगफल पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये त्रिघात का मूलों का योगफल -d/a होता है। क्या होता है, -d/a होता है। -d कौन हुआ, जिसमें x नहीं है वो -d हुआ, यानी d हुआ वो, तो -d पहले से माइनस में है, यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस बन जाएगा। इस तरह से लिख दीजिए। a मतलब x³ का गुणक 2, यानी आपका ये 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/2। 5/2 क्या हो जाएगा, ये आपका मूलों का योग हो जाएगा। अब मूलों का योग आपका 6 दिया हुआ है, सॉरी, ये मूलों का योग -b/a होता है। ये मूलों का गुणनफल का हम सूत्र लिख दिए, अभी हम सारा बता देंगे। मूलों का गुणनफल ये -b/a होता है मूलों का योग, और ये मूलों का योग जो होगा ये -b यहां पर -3k है, मतलब -3k/2 हो जाएगा यहाँ। तो ये दिया हुआ है 6, क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो माइनस माइनस प्लस 3k बराबर 12 हो जाएगा। ये तो कट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी k का मान क्या आ गया, 4 हो गया। ठीक है, हम बता रहे थे मूलों का गुणनफल, जो कि मिस्टेक से योगफल में ही लिखा गया। मूलों का गुणनफल भी याद रखिएगा, ये हुआ त्रिघात का मूलों का योग, और त्रिघात के मूलों का गुणनफल भी याद रखिएगा, जो कि -d/a होता है। ठीक है, -d/a होता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये मूलों के गुणनफल का योग, मूलों के गुणनफल का योग भी याद रखिएगा, ये c/a होता है। क्या होता है, c/a। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। तो c/a, c क्या हुआ, x का गुणक हुआ, a तो x³ का गुणक हुआ। ठीक है, ये याद रखेंगे, तीनों में से कोई न कोई पूछते ही रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये भी त्रिघात है। हाँ,
ये देखिए गुणनफल पूछा है, यानी इसमें पूछा है अल्फा इंटू बीटा गामा। हम अभी बात ही कर रहे थे कि मूलों का गुणनफल भी पूछता है। ये देखिए आगे आपका गुणनफल ही है। तो ये सी डी क्या बताया अभी सूत्र, माइनस डी बाई ए बताए, तो माइनस डी के रूप में यहां -6 दिया हुआ है, तो -6 ए के रूप में यहां दिया हुआ है कितना 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 6 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया 6, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि समीकरण का निकाय 2 दिया हुआ है, इसमें अनगिनत हल है। अनगिनत हल का क्या कंडीशन होता है, अनगिनत हल तभी होगा जब x का गुणक y का गुणक अचर तीनों इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने के लिए देखिएगा 2/4 और 3/k बराबर 5/10, ये 3 दूनी 6, ये 5 दूनी 10, यानी 1/2 1/2, यहां भी 1/2 होना चाहिए। तो 1/2 होने के लिए k का मान 6 होना पड़ेगा, तभी 1/2 होगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहता है युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी किसमें होता है, ये प्रतिच्छेदी जो होता है केवल एक हल में होता है। कितना हल में, एक हल, तो ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण के लिए x और y का मान दिया हुआ है, तो ये ध्यान x y का मान रखेंगे, a का मान निकल गया। तो ये जो है एस्टेट का सभी मजेदार क्वेश्चन है, निश्चित रूप से ये सारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप लोग का एस्टेट निकल जाएगा। तो ये देखिएगा, कहता है x का मान 4x + 3y बराबर a दिया हुआ है। x का मान कहता है 1 रखने के लिए और y का मान कहता है 2 रखने के लिए, तो a का मान निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6 4 10, यही आपका a का मान है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि दिया हुआ है 2 समीकरण, कहता है अनंत हल है। फिर तो वही हुआ, अनंत हल अनगिनत हल वही तो हुआ। तो फिर तीनों को बराबर कर दीजिए, 5/10 बराबर क्या होगा 2/4 हो जाएगा ये, और तीसरा टर्म क्या है k/3 हो जाएगा, k/3 है ना, इधर 3 है, ये देखिए कट के 1/2 हुआ, इधर 1/2 हुआ। इसका मतलब है कि k का मान क्या है, तो ऐसे पता नहीं चलेगा, तो दोनों को बराबर कर लीजिए, पता चल जाएगा। यानी 1/2 बराबर k/3, तो k का मान कोना कोनी गुना करके निकालेंगे तो 3/2 होगा, तो k का मान क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न का अंश और हर का योग 8 है। एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है, तो 8 है। तो देख लीजिए, ऑप्शन से देख लीजिएगा, इसको ऑप्शन से बनाइए, भिन्न वाला क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से बनाना है। तो ये देखिए 8 तो सब का है, काम नहीं चलेगा। हर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो 3/4 होता है, तो दोनों में 3 जोड़ना है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 में 3 जोड़ेंगे 6। क्या 3/4 बनेगा, कहिएगा नहीं बनेगा सर। 3/5 में आप यदि जोड़ते हैं, इधर 3 जोड़िए और नीचे में भी 3 जोड़ दीजिए, तो ऊपर 6 बनेगा, नीचे 8 बनेगा, और आपको चाहिए 3/4। देखिए 2 से कटा देते हैं, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ये 3/4 बन गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुपद है, कहता है x - 1 से विभाजित होगा तो शेषफल क्या होगा। तो यदि x - 1 से विभाजित है, यदि कभी विभाजित हो तो x - 1 बराबर 0 करके x बराबर 1 ले लीजिए ये, क्योंकि ये विभाज्यता का रूल कहता है कि x का मान 1 लेंगे ताकि ये 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो यदि 0 आ गया यानी पूरा पूरा कट गया, नहीं आया तो शेष बच गया। तो x का मान रख लीजिए यहां पर
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो x का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे, 1 पर 2 1 माइनस 2 गुना 1 प्लस 1, तो 1 जोड़ 1 2, 2 घटा 2 0, तो शेष फल क्या बचा, 0 बचा। ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि ये जो दिया हुआ है इसका माध्यिका क्या होगा। माध्यिका किसको कहते हैं, ठीक बीच वाले को कहते हैं। आरोही क्रम में सजाने के बाद ये बीच वाला को, है ना, कहते हैं। तो कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका मान घटते जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते क्रम में सजाइए चाहे घटते क्रम में चाहिए सजाइए, आपको चाहिए बीच वाला। जब बीच वाला चाहिए तो देखिए 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 2 इधर से छूटेगा, 2 इधर से छूटेगा, यही तो आपका माध्यिका है। और cos 45 का मान क्या होता है, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 4 साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 0 थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, 4 साइन थीटा आपको कॉमन ले लेना है इजी हल के लिए। कॉमन ले लिए, यहां पर बच गया आपका इतना। अब थीटा का मान ऐसा ले लीजिए जिससे कि ये 0 बन जाए, थीटा का मान ऐसा लीजिए जिससे कि ये 0 बन जाए। तो हम थीटा का मान यदि 0 लेते हैं तो 0 लेते हैं तो ये टर्म आपका 0, ये टर्म 0, ये पूरा यहां से यहां तक 0 बना देगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ये 0 गुना ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 नहीं लाया मतलब 1 नहीं होगा आपका। 30 लेते हैं तो 30 थीटा का मान यदि हम 30 लेते हैं, गौर कीजिएगा, थीटा का मान यदि हम 30 लेते हैं तो थीटा का मान 30 लेने पर साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए 4 गुना 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ गुना का चिन्ह है, फिर ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1 प्लस 1। ये यदि 0 आता है तो मतलब सही है। ये देखिए 2 दूनी 4, 2 हो गया, 2 गुना, और ये 1/2 में एक घटेगा तो माइनस 1/2 होगा। क्या होगा, माइनस 1/2 प्लस 1, ये कट के माइनस 1 प्लस 1, ये देखिए आपका 0 आ गया। ये 0 आना इसका मतलब ऑप्शन बी सही होना। ये आसान तरीका आपको ऑप्शन ही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताने से पहले आप देखिएगा न्यू बैच ऑफलाइन। न्यू बैच में ऑफलाइन में सुबह 10 बजे स्टार्ट है, न्यू बैच सुबह 10 बजे ऑफलाइन मोड में स्टार्ट है ना। वो हर किसी एग्जाम के लिए, चाहे आप बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी चीज का टीचर, स्टेट, किसी चीज का तैयारी यदि करना हो तो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, है ना, मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड पूरी तैयारी कराई जाती है। विशेष जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि माध्यिका दिया हो तो माध्यिका और बहुलक का रेशियो क्या होगा। एक सूत्र आप नोट कर लीजिए, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 गुना माध्यक या माध्यिका घटा 2 गुना माध्य। ये नोट कर लीजिएगा, ये आपको क्या करना है, नोट कर लेना है इस फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, इस पर सवाल भी पूछता है। तो इसमें माध्य और माध्यिका दिया हुआ है, यहाँ बहुलक निकल जाएगा आपका। बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुना, रेशियो में ही लिखते हैं, माध्यिका आपका 8 है, 2 गुना माध्य 9, तो 24 में 18 घट गया, कितना हो गया 6, यानी बहुलक आपका 6 निकल गया। अब आपको कहता है बहुलक, माध्यिका और बहुलक का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका और बहुलक का जो रेशियो होगा, तो माध्यिका हो गया आपका यहां पर 8 और बहुलक निकल गया 6, तो रेशियो 2 चौका 8, 2 तिया 6, यानी 4 और 3 का रेशियो आ गया। कितना आया, 4 और 3 का रेशियो, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगला क्वेश्चन है कि 11 7 x y 8 का माध्य दिया हुआ है 10। तो माध्य किसको कहते हैं, सभी का योग बटे कुल संख्या होता है। तो 11 जोड़ 7 जोड़ x जोड़ y
जोड़ 8 जोड़ 9 कितना संख्या है टोटल? 1 2 3 3 6 संख्या है। इक्वल कर दीजिए 10 को। ये आपका क्या निकल गया? माध्य का फॉर्मूला है, माध्य का। तो 11 7 18, 18 8 26, 26 और 9 35 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 10 छक 60 हो जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, 5 5 10, 3 2 5, ये x प्लस वाई 25 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई यही काम आएगा आपको अगले STT के एग्जाम में, यही काम आएगा अगले STT के एग्जाम में। इसीलिए ध्यान से समझ के एक एक फॉर्मूला को रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 20 है तो n क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 20 दिया हुआ है, बात समझ में आया। ये दिया हुआ है n प्लस 1/2, ये n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का फॉर्मूला है, n प्लस 1/2, ठीक है। प्रथम जोड़ अंतिम बटे 2, और यही दिया हुआ है आपको 20। कितना दिया हुआ है? 20। तो n प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40 होगा। तो n बराबर 39 हो जाएगा। n का मान कितना निकल गया? 39, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर आइए। ये कहता है कि 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर 243। इसका मतलब आप 243 को 3 के बेस में लिख सकते हैं। तो और 243 पर पावर x माइनस वाई बराबर 3, तो यहां पर 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं, x माइनस वाई, इधर भी 3 है। तो आपको ये भी पता है ना कि बेस समान होता है तो पावर बराबर होता है। जब बेस समान होगा पावर बराबर होगा, एक समीकरण होके निकलेगा। ये x, एक समीकरण x प्लस वाई और x माइनस वाई के रूप में जो निकलेगा, इससे केवल और केवल एक हल होता है। एक्स वाई के रूप में केवल एक मान निकलेगा, क्योंकि दो अलग अलग समीकरण दिया हुआ है। कहता है कितने हल संभव है? तो एक हल संभव है। अगला क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है, कहता है एक मूल दूसरे का 3 गुना है। एक मूल दूसरे का 3 गुना है, मतलब एक मूल यदि आप एक मूल को मान लेते हैं के मानिए, x और a के रूप में मत मानिए के, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? दूसरा मूल आपका हो जाएगा 3 गुना 3k, ठीक है। एक दूसरे का 3k 3 गुना। अब कहता है कि बताइए रिलेशन। तो ऐसा क्वेश्चन कभी दे देना तो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल अपने मन से निकाल लिया कीजिएगा। तो मूलों का योग यदि निकालते हैं तो ये k प्लस 3k माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये 4k बराबर माइनस बी बाई ए, ये निकल के आ गया। ये एक समीकरण तैयार हो गया आपका। दूसरा अब गुणनफल निकालिए, यानी k गुना 3k बराबर क्या होता है? c बाई ए होता है। तो c बाई ए, तो इस प्रकार से आपका जो सॉल्यूशन होगा वो देखिए, k गुना के क्या 3k स्क्वायर होगा बराबर c बाय ए। ये दूसरा समीकरण तैयार हो गया। क्या हुआ? दूसरा समीकरण तैयार हो गया। यहां से k का मान निकाल के यहां पुट कर दीजिए, तो यहां से k का मान निकल के आएगा माइनस बी बाय 4a हो जाएगा। क्या होगा? 4a। और यही मान अब यहां पर पुट करना है, ये मान यहां पुट करना है। तो 3 गुना माइनस बी बटे 4a गुना माइनस बी बटा 4a बराबर c बाय ए। तो ए तो एक काट सकते हैं इसी तरीका से। उसके बाद b गुना बी स्क्वायर हो जाएगा और 3b स्क्वायर हो जाएगा, 3b स्क्वायर। आइए 4 चौक 16ac हो जाएगा, 16ac। अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या ऐसा है या कुछ इसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो हमको लगता है 3b स्क्वायर 16ac ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे दिया, यानी आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है, कहता है एक मूल 2 है और इसके मूल समान है। 2 मूल होता है ना द्विघात में, इसमें दोनों मूल समान है। पता है डी का मान निकालिए। तो चलिए पहले हम पहला जो समीकरण दिया हुआ है उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं x का मान।
एक मूल 2 है, मूल रख लीजिए, x का मान दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर प्लस b गुना 2 प्लस 12 बराबर 0। इस प्रकार 2b 12 और 4 क्या हो जाएगा, 12 और 4 16, उधर जाके -16 हो जाएगा, तो 2 अठे 16। इस प्रकार b का मान -8 निकल गया। कितना निकल गया, -8। अब ये दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है, दूसरा जो समीकरण है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी बराबर 0, मूल समान, तो b का मान यहां रख दीजिए ना, एक्स स्क्वायर -8x प्लस डी बराबर 0। मूल समान का मतलब होता है d 0, विवेचक 0। मूल समान का मतलब क्या होता है, विवेचक 0 होता है, d 0 होता है, तो ये d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इक्वल करना है, समान है इसीलिए। तो b हो गया आपका x का गुणक -8 का स्क्वायर 4, a तो 1 हो जाएगा और c की जगह पर d हो जाएगा बराबर 0। तो 64 बराबर उधर चला जाएगा 4d, तो d का मान क्या निकल के आ गया, 16 चौका 64। d पूछ रहा था आपसे, d निकल के आ गया 16, d 16 निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है, x अक्ष को समीकरण किस रूप में निरूपित करता है, तो यदि x अक्ष का समीकरण है तो y हमेशा 0 होता है, y अक्ष है तो x 0 होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण का एक मूल 2 है, द्विघात इतना है, मूल समान है, यानी फिर जो है आपका रिपीट क्वेश्चन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, नहीं थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा, आंसर 16 मत लगाइएगा। ये कहता है कि एक मूल 2 दिया हुआ है, तो x के जगह पर 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस b गुना 2 प्लस d बराबर 0, यानी 2b प्लस d बराबर ये -4 निकल के आ गया पहला समीकरण। ये देखिए कैसा हो गया, ऐसे जल्दी जल्दी में कह दीजिएगा एक ही क्वेश्चन है और ठोक दीजिएगा सेम आंसर तो गलत हो जाएगा। ये कहता है फिर x इसका मूल समान है, अब की बार तो यहाँ कुछ मान निकला तो नहीं निकला है, तो मूल समान है इसके लिए, तो d बराबर 0, तो बी स्क्वायर -4a और c बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा। तो b का मान क्या चीज में निकल गया, रूट में निकल गया, b का मान क्या चीज में निकल गया, रूट में। तो जब b का मान रूट में निकल गया, यहां आप रखेंगे तो d का मान भी रूट में नहीं निकलेगा, निकलेगा पूरा पूरी नहीं निकलेगा, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसका मान d नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, d। अगला है कि कोई व्यक्ति 10 रुपया प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है, जिससे अंत में 8% का लाभ मिलता है, तो कुल लाभांश 300 है। तो ये 10 रुपया प्रति शेयर, शेयर पता नहीं है, शेयर कितना है वो पता ही नहीं है, कि ये शेयर की संख्या x है, तो एक शेयर का दाम 10 रुपया है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो x शेयर का दाम कितना है। दस कुल मूल्य निकाल लीजिए हैं 10 गुना x, ये हो गया कुल मूल्य। अब कहता है कि लाभांश 10 है, लाभांश 10 है मतलब कि 8% लाभ मिल रहा है, यहां पर 10x रुपया लगाए हैं, तो अब लाभांश निकालेंगे। लाभांश कितना हो जाएगा, 10x का 8%, ये आपको 300 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, 0 0 कट गया, और इससे कटाइएगा यदि आप तो 24 375 बार में कट जाएगा। ये x बराबर कितना हो गया, 300
75 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 120 के 6% स्टॉक से प्रतिशत आय क्या होगा। एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत होगा शेयर लाभांश में, कि यदि प्रतिशत के साथ ये स्टॉक लगा हो, इसका मतलब होता है कि 6 आय होता है ये बाजार मूल्य पर। ये बाजार मूल्य है, नाम सुने हैं, नाम सुने हैं, शेयर लाभांश बनाए हैं आप लोग कभी। ये जो 100 के आसपास होता है वो बाजार मूल्य होता है, भाव होता है, रेट होता है। तो यदि आप 120 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको 6 रुपया का आय मिलेगा, है ना। शेयर लाभांश का ये क्वेश्चन है कि 6 आय होगा 120 पर, तो पूछता है बताइए परसेंटेज यानी 100 पर कितना। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 5% का आय होगा। कितना होगा? 5% का। बहुत शेयर लाभांश बहुत इजी है, बशर्ते आपको ये समझ में आना चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखिए आप लोग का आग्रह था और बहुत स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर किस्त वाला क्वेश्चन जरा एक बार बता दीजिए सारे एक जगह। तो इसके लिए हम फैसला किए हैं कि किस्त का जितना क्वेश्चन है ना, लगभग हर सेट में आपको 3 क्वेश्चन एवरेज पूछा है, तो सारे किस्त का क्वेश्चन हम एक जगह करके बता देंगे, जिससे कि आपका किस्त ही क्लियर हो जाएगा। चिंता नहीं करना है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। ये लाभ हानि के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है, सीपी को मान लेना है 100, यानी सीपी हुआ क्रय मूल्य, और 20% अधिक। और काली पूजा का समय है, बढ़ा दीजिए 20% दाम, बढ़ा दीजिए, उसको कहते हैं एमपी। 20 बढ़ा लीजिए, खरीदे हैं 100 में, 20 बढ़ा दीजिए। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देंगे। अब बट्टा देंगे तो बेच दीजिएगा बट्टा दे करके। कितना बट्टा देंगे? तो 20%। बेचेंगे कितना परसेंट में? 80% में। 80% में आप बेच देंगे, है ना। तो कितना में बेचेंगे? 96 में बेचेंगे। खरीदे कितना में थे? 100 में। बेच कितना में देंगे? 96 में। तो कहता है कि लाभ या हानि हुआ, 100 में खरीदे थे और बेच दिए 96 में, ये तो लॉस लग गया ना आपको, लॉस लग गया, लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 400 अंकित मूल्य के एक खिलौना गाड़ी के 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा गया। कहता है जिसका दाम हम 400 रखे थे, एक खिलौना का कितना रखे थे? 400 रखे थे। तो 400 रखे थे, 8% का 2 बार बट्टा मांग लिया ग्राहक। कितना बार? 2 बार बट्टा मांग लिया। इसमें 2 बार बट्टा मांग लिया। तो 2 बार बट्टा मांगने से आप ऐसे कीजिएगा, कुल बट्टा कैसे निकालना है? 8 + 8 माइनस 8 गुना 8 बटे 100। ये 2 बट्टा देने के बाद कुल बट्टा हुआ। ये क्या निकला? कुल बट्टा। टोटल बट्टा हुआ कितना मिला करके, दोनों मिला के कुल कितना बट्टा हुआ ये निकल जाएगा। उसके बाद कहता है कि लेकिन दुकानदार कहता है कि नहीं, आप तो 8 करके 2 बार मांग रहे हैं, हम क्या करते हैं 16% का एक ही को बट्टा दे देते हैं। 16% एक ही बट्टा दे देते हैं। तो जब 16% बट्टा देगा तो ये ठीक है, दे दीजिए, है ना। तो उससे होने वाले हानि क्या होगा? देखिए था बात 8 का, वो 16% दे दिया, तो अब तो दुकानदार को इसमें घाटा लग गया। डायरेक्ट 16% ये बट्टा हुआ। अब ये कितना बट्टा हुआ? ये देखिए 8 16 अब माइनस पॉइंट इतना परसेंट का बट्टा हुआ। ये डायरेक्ट जो है 16% का बट्टा है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? तो ये डिफरेंस तो यही होगा ना 0.64 का, है ना। इतना का लॉस लग गया इसको, ठीक है। इतना परसेंट का बट्टा जो है लॉस लग गया। तो 16 खत्म हो जाएगा। यदि घटाइए कहिएगा कितना अधिक या कम है ना, तो कहिएगा 0.64। तो 0.64 को आपको क्या करना है? डायरेक्ट 400 में
0.64 को गुना कर देना है, 0.64%। तो 4 चौक 16, 6 चौक 24 से 25, यानी 2.56 रुपया, ये रुपया में आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया? ये शॉर्ट होगा, ये जो कैलकुलेशन किए ना शॉर्ट होगा। जैसे देखिए कि इधर 8 है, 8 16 हुआ, ये भी 16 हुआ, ये गुना करके 8 64.64 करके इसमें गुना कर दीजिए, शॉर्ट में हो जाएगा। हम थोड़ा डिटेल बता दिए। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी होगी? देखिए बहुत सिंपल तरीका से बनाना है। कहता है कि 5 वर्ष में दुगना होता है। आप बैंक में जमा किए, 5 वर्ष हुआ, आपका धन दुगना हो गया, तो लोभ हो गया कि 5 वर्ष में जब दुगना दे रहा है फिर 5 वर्ष छोड़ देते हैं, ठीक है? तो 5 वर्ष और छोड़ दीजिएगा तो 10 वर्ष हो जाएगा, तो रुपया आपका दुगना तो हो ही गया था, वहां से 4 गुना हो गया आपका। कहिएगा अच्छा अब तो मेरा रुपया बढ़ गया, फिर 5 वर्ष रख देते हैं, तो आपका अब 4 से 8 हो गया। अच्छा फिर 5 वर्ष रख देते हैं, रुपया बढ़ते जा रहा है, आपका वही रुपया दुगना होते जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 16 गुना हो गया आपका, 20 वर्ष क्या हुआ, ये इस तरह से 20 वर्ष पूरा हो गया और रुपया आपका 16 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 16 गुना हो गया 20 वर्ष बाद। तो 16 गुना हुआ तो 16 इसमें गुना कर दीजिए 20 में, ये 20 में कहते हैं 12,000 में, रुपया बन जाएगा। ये 12,000 का 16 गुना आपका रुपया हो जाएगा, यानी 16 दूनी 32, ये 19, ये 192,000 आपका रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल इजी तरीका से सीखिए। अगला है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि को उधार ली और इसे 88-20 प्रति वर्ष की 2 समान किस्त में लौटा दिया। चक्रवृद्धि ब्याज 5% है। चक्रवृद्धि ब्याज का यदि किस्त हो, तुरंत रेट को तोड़िए, तो रेट को फटाक से तोड़िए, 5/100 करके ये रेशियो बना लीजिए। इसका मतलब होता है कि 20 रुपया यदि मूलधन होगा, एक आपका ब्याज होगा, तो किस्त लगेगा आपका 21 का, ठीक है? अरे किस्त पर लीजिएगा तो ज्यादा रुपया लगेगा, ऐसे डायरेक्ट कुछ खरीदिएगा तो 20 लगेगा। और किस्त में रुपया ना 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 अभी नहीं देंगे, हम अगला महीना देंगे, अगला साल देंगे। लो दे दीजिए आप, ऐसे फ्री में थोड़े देगा, आपसे ले ही लेगा सूद इंटरेस्ट। तो ये आपका हो जाएगा 21। अब दूसरा 2 किस्त रहेगा तो पावर केवल बढ़ाते जाइएगा, पावर 3 किस्त रहेगा तो अगला 20 पर पावर 3, 21 पर पावर 3। ये तो हो गया 2 किस्त का बात। लेकिन कह रहा था कि दोनों किस्त जो है समान होगा, तो दोनों किस्त समान है। दूसरा किस्त 21 का स्क्वायर हो गया, पहला किस्त आपका 21 हो गया, और रखना है समान, तो इसको क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए 21 से, ताकि इधर भी 2 21 हो जाएगा और इधर भी 21 से गुना कर दीजिए। इस प्रकार से प्रत्येक किस्त आपका 441 का हो गया और कुल मूलधन आपका 21 दूनी 42, 420 और 400, यह 820 का कुल मूलधन हो गया। यहां से इक्वल करके 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका किस्त है। टोटल किस्त, प्रत्येक किस्त 88-20 कटा देंगे, इसको 20 बार में कट जाएगा। और आपको चाहिए कि राशि चाहिए, मूलधन चाहिए, तो राशि में गुना कर लीजिए। राशि 820 का है, इसमें 20 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका देखिए 0 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16, ये आपका आंसर है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर भी करते जाइए, लाइक और शेयर भी करते जाइए। और जो नए आए होंगे इस चैनल पर, एक बार सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। यदि अच्छा नहीं लग रहा हो तो नहीं भी कर सकते हैं लाइक शेयर, कोई बात नहीं है। अच्छा लगे तब करना है, ठीक है? अच्छा लगे, समझ में आवे तब करना है। और निश्चित रूप से जो हम बता रहे हैं इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। केवल हाँ ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए, तब जो है क्वेश्चन पढ़ने का मजा आएगा। तो कहता है कि मेज 450 नगद, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी किस्त वाला है, साधारण ब्याज का किस्त है। कहता है कि आप 450 नगद दे दीजिए। क्या चीज का दाम? आपका दाम क्या खरीदना है? मेज खरीदना है। तो आपको हमको 450 दे दीजिए। नहीं है, यदि आपके पास
रुपया 450 भी नहीं है, तब पर भी हम देंगे। कैसे? तो कहता है ऐसा का डाउन पेमेंट आप कर दीजिए 210। यदि आपके पास 450 नहीं है तो 210 डाउन पेमेंट कर सकते हैं, कर दीजिए। तो 210 डाउन पेमेंट कर दिया 450 के बदले में, है ना, माइनस 210, ये डाउन पेमेंट हुआ, ये हो गया डाउन पेमेंट। ठीक है, 210। तो कितना रुपया और देना पड़ेगा तब? 240 रुपया उसको और देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो डाउन पेमेंट कर दिया, तो 240 रुपया क्या एक बार में दे देगा? तो कहता है नहीं नहीं नहीं, वो भी हम नहीं दे पाएंगे एक बार। अब जो 240 बचा वो भी हम एक बार नहीं दे पाएंगे। कैसे देंगे? तो 125 की 2 मासिक किस्त में देंगे। तब तो 125 दीजिएगा, तो 125 करके 2 बार दीजिएगा, तब तो हो जाएगा आपका कितना? 250 रुपया ना, और देना था 240 से। ठीक है, तो कुल किस्त कितना का हो जाएगा? 250। देना कितना था? 240। इस प्रकार से इंटरेस्ट कितना लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा 10 रुपया का, 10 रुपया का लग जाएगा। तो इसको ऐसे बनाइए, देखिएगा ध्यान से, इसको इस प्रकार से बनाइए कि हमको देना था 240, जब 1 महीना बीता तो कहा दो 240, नहीं हमारे पास 125 रुपया है। सर चलो दे दो 125 रुपया। तो 240 में क्या किया? 125 उसको दे दिया, फिर रख लिया पैसा। तो 240 में जब दे दिया 125, तो बचा कितना? बच गया उसका 10 में 5 गया 5, और 3 में 2 गया 1, और इधर 115 रुपया बच गया। अगला महीना फिर जब देने के लिए आया तो 115 रुपया बचा हुआ था, लेकर आया, लीजिए 115। नहीं, 115 नहीं लेंगे। कितना लेंगे? हम लेंगे 125 ही। हम पहले बांध दिए थे कि 125 लेंगे, है ना। तो क्यों देना पड़ा? क्योंकि आप एक बार नहीं दिए 240, इसलिए। तो 115 की जगह पर 125 ले लिया, तो ब्याज हो गया इसका कितना? 10 रुपया। और टोटल इधर मूलधन कितना हो गया? तो 355 हो गया। तो अब इसका 355 का जो इंटरेस्ट हुआ, पी का आर निकालना है, टी 1 माह लेना है। ये 12 से भाग देके वर्ष बना लीजिए, माह को बटा 100। चलिए इसको कटाइए, देखिएगा, इसको कटा लीजिए। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से जो आर निकलेगा 12 दूनी 2400 बटे 71 हो जाएगा, 71। अब भाग दे दीजिए 2400 में 71 से, वही आपका आर बन जाएगा। यानी 7 21, फिर 7 21, ये 33.8 हो जाएगा। कितना? 33.8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये किस्त का साधारण ब्याज का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम। क्या देखिए, एक कुकिंग चूल्हा 520 रुपया का तुरंत भुगतान और 520 रुपया की प्रतिमाह किस्त, 520 रुपया का किस्त ये बना रहा है। तो यानी हर माह 520 4 बार देना है। कहता है ब्याज की दर 25 पे, इसमें ब्याज दिया हुआ है, नगद मूल्य पूछ रहा है। तो नगद मूल्य क्या होता है? नगद मूल्य होता है नगद मूल्य। नगद मूल्य का मतलब है कि आप कैश दीजिए और ले जाइए, और नहीं कैश देना है तो आप डाउन पेमेंट कीजिए, और जो बचेगा किस्त में दे दीजिएगा, है ना। जो बचेगा उसको किस्त में दे देना है। तो चलिए ठीक है, किस्त में दे देंगे। तो यहां पर आपको ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, और ये आपको मान लेना है शेष राशि। तो हम मान लेते हैं कि डाउन पेमेंट करने के बाद शेष राशि x रुपया देना है, और x रुपया देने का जब अब बात आया तो 1 महीना बाद 520 रुपया देता है। फिर 520 रुपया जब दे दिया, सेकेंड महीना के लिए x
माइनस 520 रुपया बचता है, तो दूसरा महीना फिर 520 दे देता है, फिर रुपया बचा रह गया कितना, तो x माइनस 520 में 520 दे दिया, इसमें माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1040 रुपया बचता है। फिर तीसरा महीना 520 दे दिया, फिर अब कितना बचा, फिर इसमें 520 घटा लेंगे, तो ये जो है अब लास्ट का चौथा महीना हमको देना पड़ेगा कितना, 60, यानी 1560 रुपया देना पड़ेगा चौथा महीना में। क्यों, और लेकिन उसको देना 520 पड़ जाएगा, बचा हुआ था x माइनस 1560, लेकिन देना पड़ेगा 520, क्योंकि 520 का प्रत्येक माह उसका बंधा हुआ था। तो ये निश्चित रूप से ये ज्यादा होगा, क्योंकि चौथा महीना जो देता है वो ज्यादा देना पड़ता है, कम बचता है देने के लिए, तो क्योंकि ब्याज सहित उसको ज्यादा देना पड़ता है। तो कितना ब्याज हुआ घटा लेते हैं, ब्याज कितना हुआ, तो 520 में हम घटा लेंगे x माइनस 1560, तो इस प्रकार से ये बच जाएगा 80, 2080 माइनस x, ये ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, ये ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, कितना कितना देना पड़ेगा, तो 2080 माइनस x ब्याज के रूप में। तो टोटल दिया कितना मूलधन के रूप में, देखिए सबको जोड़िए, 4x, ये 4x हो गया, माइनस इधर हो गया 6 4 10 2 12 20, बाकी 1 5 1 6 6 25 11 31 20, इतना रुपया। समय हो गया 1/12, एक माह का 1/12 वर्ष बनाने के लिए, गुना रेट दिया हुआ है 25%। इस प्रकार से आप प्रतिशत हटा करके नीचे जीरो कीजिए, 25 400 ये 48 बार में कट गया। अब 48 से हम इधर गुना करते हैं, 2080 माइनस गुना 48 माइनस 48x बराबर 4x माइनस 31 20, तो ये दोनों साथ होके जुट जाएगा, ये इधर आके जुट जाएगा, 2080 गुना 48 बराबर 52x इधर हो जाएगा। अब देखिएगा प्लस 31 20 बराबर 52x हो जाएगा, 52x। अब 13 से कटा लीजिए, थोड़ा सा गुना भाग में इजी पड़ेगा, 13 से हम कटा लेते हैं, तो 13 चौका 52, 13 दूनी 26, फिर 13 चौका 52 और 13 छक 78, 160, 4 से फिर कट जाएगा, 4 छक 24 और 4 चौक 16। इस प्रकार से अब गुना करना भी आसान हो गया, 8 चौक 32, 4 चौक 16 3 19, 1920 और प्लस 60 बराबर x, 8 चौक 32, 4 चौक 16 3 19, ये हो गया x बराबर कितना, 1980, 1980 हो गया x। x का मतलब शेष राशि, आपको चाहिए नगद राशि, तो डीपी प्लस शेष जोड़ेंगे तब ना नगद राशि मिलेगा। तो नगद राशि अब देखिए कितना होगा, नगद राशि 9 गो 2 नगद, नगद राशि निकालने के लिए आपको जोड़ देना होगा 1980 और प्लस जो दिया था डाउन पेमेंट 520, तो ये हो गया आपका 2500 रुपया, कितना, 2500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हमेशा y 0 होता है, y कितना होता है 0, तो y जब 0 होगा तो y 0 होगा और x x ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो कहता है कि ये जो दिया हुआ है किस पाद में स्थित है, आपको पता है कि ये x को दर्शाता है, ये y को दर्शाता है, x निगेटिव हमेशा सेकेंड में होगा, ये -4 और 3 ये द्वितीय पाद में होगा। अगला क्वेश्चन है कि y का वह मान जिसके लिए p 2 - 3 और q 10 इतना के बीच की दूरी 10 हो, दूरी का सूत्र लगा दीजिए, दूरी का सूत्र लगा दीजिए, इसमें अंडर रूट, दूरी का सूत्र क्या होता है, ये दोनों को पहला को घटा करके स्क्वायर, 10 में 2 गया 8 का स्क्वायर जोड़ 10 में 2 गया 8 का स्क्वायर जोड़ y में
इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10 दिया हुआ है। रूट हटाएंगे स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर में होगा, 10 में 2 गया 8, 8 का स्क्वायर, ये 64 हो गया, और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 में घट जाएगा 9 4 13 और 6 1 77, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 और 7 2 9 27 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 27 है, तो आपको हम चाहिए y का मान, y का 2 मान निकलेगा, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, ये आपको ऐसा खंडन करना चाहिए जिसको जोड़ या घटा पर 6 आ जाना चाहिए, तो इसको रखिए प्लस में, इसको रखिए माइनस में, ये प्लस 6 आ जाएगा, यानी x का मान -9 भी हुआ और 3 भी हुआ, ये y का मान, तो y का 2 मान आया -9 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर आइए देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेखा पर स्थित 3 क्रमिक बिंदु एबीसी संरेखी होने के शर्त में, 3 क्रमिक बिंदु एबीसी संरेखी, यानी एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होगा, तीनों बिंदु जब एक ही रेखा पर होगा ए बी सी, तो कहता है देखिए ए सी ये ए बी और बी सी के जोड़ के बराबर होगा, तो ए सी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो 3 बिंदु दिया हुआ है, कहता है एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, एक 0 0 है, तो देखिएगा 0 0 का मतलब है यदि ये 0 0 हुआ मूल बिंदु से, ये 3 और √3 है, और ये आपका 3 बी है, तो दूरी बराबर होगा, यदि समबाहु त्रिभुज है तो भुजा बराबर होगा। अब भुजा बराबर होने का मतलब है दूरी बराबर होता है, तो ये दोनों का दूरी निकाल लेते हैं। ये दोनों का दूरी यदि निकालेंगे, फिर अभी जैसे निकाले थे 3 घटा 0, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3 घटा 0, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा आपका, 9 3 12 हो जाएगा रूट में। दूसरा 9 और 3 12, दूसरा इधर से यदि दूरी निकालते हैं तो इधर भी 12 ही निकलना चाहिए, तो 12 निकलने का मतलब है कि क्या निकल जाएगा, 4 तिया 12 2√3। कैसे समझे बात को? अरे ये जो है, ये दोनों 3 में 0 घटेगा 3 का स्क्वायर, और √3 में 0 घटेगा तो √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 12। और दूसरा यदि इसको निकालिएगा, ये बराबर कर दीजिए, ऐसे नहीं रखिए, एक काम कीजिए, बराबर कर लेते हैं, एक के बार हो जाएगा, क्योंकि भुजा बराबर होगा, 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, इसको भी रूट चढ़ा दीजिए, दोनों तरफ रूट खत्म हो जाएगा, ये 9 और ये 3, ये हो जाएगा 9 प्लस p का स्क्वायर, तो 9 9 तो कट ही गया, तो p का मान कितना निकल गया, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी 3, तो ये 3 निकल गया, प्लस माइनस दोनों में निकलता है, ठीक है, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। आप कहेंगे कि सर कि इसमें तो है लेकिन ये नहीं है, ये तीसरा निकालिएगा ना, तीसरा निकालिए, इससे जब बराबर कीजिएगा किसी 2 से, तो ये भी निकल जाएगा आपका, है ना, 3√3 भी निकल जाएगा, तो इसलिए ये √3 किसी में है नहीं, आंसर हम डायरेक्ट लगा देते हैं डी। ये इसको जैसे हम ये दोनों को इक्वल किए ना, अब ये दोनों को इक्वल करके देखिएगा, इसी तरह निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात करें जो बिंदु इतना को इतना, इतना को इतना के मिलाने से बना है। कहता है कि वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु इतना उस बिंदु जो 2 - 2 और इतना को मिलाने से बना हो। एक बिंदु लेते हैं 2 - 2 और दूसरा बिंदु -12 और 1, रेशियो कहता है, ये दिया हुआ आपका -8 और 3, देखिए ना, वह अनुपात क्या करे जिसमें बिंदु इतना
उस रेखाखंड जो इतना और इतना को मिलाने से बना हो, कि मिलाने से ये बिंदु बना हो, ये कह रहा है। तो इसको मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n, उल्टा पुल्टा गुना कीजिए, इसको इधर से गुना कीजिए और इसको इधर से गुना कीजिए। तो इधर से जब गुना कीजिएगा n गुना 2 तो 2n जोड़ m गुना माइनस 12m बटा m प्लस n, ये बराबर -8 हो जाएगा, है ना, पहला हो जाएगा ये। इसी से रेशियो निकल जाएगा आपका, दूसरा निकालना कोई जरूरी नहीं है, इसी से रेशियो निकल जाएगा। 2n माइनस 12m बराबर -8m माइनस 8n, 2n ये उधर जाएगा, 8 4 12, 4m हो जाएगा और ये इधर आएगा जुड़ जाएगा, 8 2 10n हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 5:2 निकल के आ गया। 5:2 जो कि ऑप्शन नंबर डी। सीख गए कैसे हम विभाजित करते हैं। अगला है कि ये कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ए नंबर, डायरेक्ट फॉर्मूला है ए नंबर। अगला है बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत इजी तरीका क्षेत्रफल के लिए सिखा रहे हैं कि 3 8 कहीं से शुरुआत कर लीजिए, -4 2 5 -1, एक बार रिपीट कर लीजिएगा फर्स्ट वाला, और इसको इस तरीका से हम ले लेते हैं, इस तरीका से गुना कीजिएगा। तिरछी गुना का अंतर 3 दूनी 6 माइनस 8 चौक 32, 32 6 36, क्योंकि ये तिरछी गुना का अंतर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये -4 गुना -1 तो 4 अपन दूनी 10, तो 4 में 10 घट जाएगा, तो 4 में 10 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -6 प्लस 8 पचे 40, अब ये मेरी माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 40 और प्लस 3 43 बटा 2 करना है, हमेशा बटा 2 से भाग देना है। अभी सूत्र में देखे थे ना, यही सूत्र जो 2 होता है ना, यही 2 से भाग देना है। तो ये 6 घटा दीजिए 30 हो जाएगा, 30 और 43 जोड़ेंगे 73 बटा 2। 73 यदि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो निश्चित रूप से आंसर क्या हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक यदि नहीं है तो आंसर डी होगा, नहीं तो देख लीजिए एक बार, 3 दूनी 6, 8 चौक 32, 32 और 6, अच्छा 38 होगा यहाँ, यही तो मिस्टेक था, यानी 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 4 किसी त्रिभुज का केंद्रक है तो उसके किन्हीं दो शीर्ष, देखिएगा ये कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। कहता है कि केंद्रक ये 1 4 केंद्रक है और दो शीर्ष दिया हुआ है 4 -8 और -9 और 7, ये नहीं दिया हुआ है आपको, यही मांग रहा है आपसे। कैसे निकालते हैं? जो केंद्रक होता है ना, तीनों भुजा का योग भागा 3 होता है, तीनों का योग बाय 3, तो इसको 3 से गुना कर दीजिएगा तो योग के बराबर हो जाएगा। मतलब इसको 3 से गुना कर देंगे ना तो ये 3 और ये 12 बन जाना चाहिए, ठीक है, 3 से गुना करने के बाद तब योग से काम चल जाएगा, तब इसमें भाग नहीं देना पड़ेगा। तो ये 9 जोड़ 4 -5 हमको 3 लाना है, तो x का मान कितना हो जो कि 3 आ जाए, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 है, देखिए ना, 8 4 12, 12 में 9 गया 3। अब हमको y का मान निकालना है, तो 7 आज जोड़ -8 तो -1 हुआ, हमको लाना है तो ये 12, यानी ये 13 हो जाएगा। 13 होगा तब ना, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। x का मान, बात समझ गए, तीनों का जोड़ बटे 3 कीजिएगा। 8 और 13 से आपको फिर क्षेत्रफल निकालना है, उसी प्रकार जैसे अभी निकाले थे। 8 13 4 -8 -9
7, फिर से एक बार 8 13। तो कैसे बताए थे? तिरछी गुना का अंतर बताए थे, तिरछी गुना का अंतर बताए थे। तो 8 8 64 माइनस में, और 13 चौका 52, फिर माइनस। तो 64 और 52 को जोड़ना है, 4 2 6, 6 5 11, 116 हो गया। ये 116 माइनस में हो गया। फिर 7 चौक 28, अब गुना करेंगे माइनस करेंगे, 7 चौक 28, 9 8 72, 28 में 72 को घटाना है, ये भी माइनस में आएगा। 8 4 12, 4 2 6, ये -44 होगा। तीसरा है आपका 13 नमा 117 हो गया, और 8 7 56 माइनस 7 6 13, 5 6 1 7, 173, ये भी आपका माइनस में। अब भाग किससे देना है? 2 से देना है। तो 6 4 10 3 13, 1 1 2, 4 2 6, 7 6 13, बाकी 1 1 2 3, 333/2। देखिए फाइनल जो इसका क्षेत्रफल होता है निगेटिव नहीं होता है, क्षेत्रफल निगेटिव में नहीं होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है मॉड में होता है, क्षेत्रफल निगेटिव में नहीं होता है कभी। तो इसलिए 2 का 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, यानी आपका आंसर निकल के, खाली सावधानी कैलकुलेशन में रखिएगा, कैलकुलेशन में सावधानी रखिएगा, ये शॉर्ट मेथड है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन 48, ये कह रहा है कि बिंदु P 0 0 है, Q 0 2 है, R A B है, तो इनमें से कौन सा सत्य है? यहां पर कह रहा है कि ये दोनों को मिलाने वाली रेखा, देखिए ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस है, तो ये 0 0 बता रहा है कि ये मूल बिंदु पर होगा, P जो है ना मूल बिंदु पर होगा, और Q 0 2, यानी ये 2 y अक्ष को सूचित करता है कि y अक्ष को 2 पर काटता है, x 0 है, तो ये 2 है। और कहता है कि इतना मिलाने वाली रेखा पर, इसी रेखा पर R भी एक बिंदु है, इसी रेखा पर, ये Q है ना, इसी रेखा पर R भी बिंदु है। तो जब ये 2 का ये 2 है, यानी इसका x 0 है, तो जहां भी काटेगा तो इसका भी x 0 ही होगा ना। कुछ आ गया है स्क्रीन पर, देखिए ये 0 और 2 है, तो निश्चित रूप से ये कुछ भी हो, लेकिन ये तो 0 होगा क्योंकि उसी एक्सिस पर है, उसी एक्सिस पर है, इसीलिए ये भी 0 होगा, तो ये इसका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस की कुल कितनी बीमाएं होती है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, किसी ठोस के लिए 3 से अधिक बीमा नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। रेखाखंड को यूक्लिड ने क्या कहा है? रेखाखंड को यूक्लिड ने क्या कहा था? तो शांत रेखा कहा था। एक ही आरंभिक बिंदु वाली 2 किरणें से बनी आकृति को क्या कहते हैं? एक ही आरंभिक बिंदु वाले 2 किरण, एक आरंभ बिंदु है, 2 किरण खींचा जाए तो वो कहलाता है कोण। अगला क्वेश्चन है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री अंश हो तो क्या कहलाता है? तो 90 डिग्री वाला समकोण कहलाएगा। रिजु या सरल कोण 180 डिग्री का होता है, कौन सा अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम में आपको पता ही है कि 15 10 5 है, घटते क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति AC और समानांतर Q है? AC समानांतर QR है, तो Y का मान देखिएगा, Y का मान कैसे निकलेगा? ये दोनों सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा, और ये दोनों अंतः कोण है, समांतर है, तो ये दोनों अंतः कोण का योग 180 होता है, ये 120 है, ये 60 होगा, यानी आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता दी गई आकृति में यदि रेखा L 2 रेखा MN को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा हो तो X समांतर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये समांतर नहीं है, X
55 है, ये आपका 55 दिया है, तो ये कितना, ऐसा नहीं कि 180 में घटा लीजिएगा, ये पैरेलल रहता है तब होता है वो, तो ये 55 है, y कहता है 120 है, ये भी दिया हुआ है, देख रहे हैं 180 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपसे क्या मांग रहा है कि ये दोनों कैसा होगा, ये ऑप्शन से देखिए, m लंब है n पर, m लंब है n पर, बिल्कुल गलत, m समानांतर है, नहीं समानांतर होता तो ये दोनों योग 180 होता, ये भी गलत, m लंब, ये भी गलत, यानी आपका आंसर कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि S एक त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर एक बिंदु इस प्रकार है कि PS बराबर QS बराबर RS है, तीनों बराबर है, कहता है S एक त्रिभुज PQR, देखिएगा एक त्रिभुज PQR ये कहता है PQ पर एक बिंदु, PQ पर एक बिंदु S है, इस प्रकार है कि PS QS और RS ये तीनों आपस में बराबर है, तो कौन सा जो है रिलेशन होगा ये आपको पता करना है। देखिए जब ये दोनों बराबर, ये दोनों यदि बराबर है, ये दोनों बराबर है तो x हो जाएगा, मान लिए ये x माने, क्योंकि समान भुजा के सामने वाला कौन समान होता है, ये भी x होगा, ये दोनों इस त्रिभुज में ये दोनों समान है तो ये y मान लीजिए। अब त्रिभुज का तीनों कोनों का योग जानते हैं 180 होता है, तो तीनों को जोड़ेंगे x प्लस y प्लस इधर ये दोनों जोड़ के पूरा कोण होगा, यानी x प्लस y 180 हो जाएगा, और x 2 y 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बन जाएगा 180 डिग्री, तो x प्लस वाई कितना बन जाएगा 90, यानी ये दोनों का योग 90 बताता है कि ये समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज होगा तो ये PQ का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, तो PR का स्क्वायर QR स्क्वायर स्क्वायर P, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ABC BC दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि DBC का मध्य बिंदु है। कहता है कि दो ABC BC दोनों का सेम है, ABC एक बना लेते हैं इधर, ये भी समबाहु त्रिभुज है, E दोनों समबाहु त्रिभुज है जिसमें कि कहता है DBC का मध्य बिंदु है, DBC का मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु है ये, तो ABC और BD का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो ABC और BDE अच्छा आधा, देखिएगा बहुत अच्छी बात है, जब दोनों समबाहु त्रिभुज है और ये आपका मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु जब है तो ये इसका ऊंचाई हो गया समबाहु त्रिभुज का, ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया, और ये ऊंचाई समबाहु त्रिभुज को दो बराबर भाग में बांटता है, मतलब सीधा बात है कि इसका क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल आधा होगा। अब जब आधा होगा यानी रेशियो, तब दो अनुपात पहले किसका लिया है ABC बड़ा वाला, तो ये दो ये एक आधा होगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की अर्ध परिमिति की निरूपित करे, ये रिपीट क्वेश्चन है, S त्रिभुज ABC की अर्ध परिमिति को निरूपित करे जिसमें BC बराबर A, CA बराबर B, AB बराबर C, यदि एक वृत्त भुजा BC AB को DEF पर स्पर्श करता है, देखिए बना देते हैं, हालांकि ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछला सेट में बताए हुए थे। BC बराबर A, BC A के सामने A, B के इसके सामने B, इसके सामने C होगा। कहता है भुजा एक वृत्त अंदर में खींचना है, ये तो ये वृत्त जब खींचते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब वृत्त अंदर में होता है त्रिभुज के अंदर में, तो हर बिंदु से, हर एक कॉर्नर से ये जो स्पर्श रेखा जाता है ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये सब बराबर होगा। तो इसमें कुछ मान लीजिए, और ये दिया हुआ है कि स्पर्श जो कर रहा है BC AB DEF पर कर रहा है,
BC, BC करता है किस पर, ये D पर करता है, और AC दिया हुआ नहीं है, AC E पर करेगा, DEEF हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पर स्पर्श करता है। हम मान लेते हैं अपने तरफ से DFE X लंबाई, ये X लंबाई हो जाएगा, ये Y, ये भी Y हो जाएगा, ये Z, ये भी Z हो जाएगा। अब क्यों माने हम, क्योंकि ये दोनों का योग, ये हमको पूछ रहा है X का मान, हमको पूछ रहा है BD का, देखिए BD का मान पूछ रहा है, नहीं X का मान पूछ रहा है। तो X इधर तीनों भुजा का जो योग होगा X प्लस Y प्लस Y प्लस Z प्लस Z प्लस X, इधर क्या होगा, X प्लस Y मिलके A बनेगा, इधर B बनेगा, और इधर मिल करके C बनेगा। तो ये डबल डबल सब है, दो कॉमन ले लिए, X प्लस Y प्लस Z हो गया ये, और इधर हो गया A प्लस B प्लस C हो गया। X प्लस Y प्लस Z बराबर 2 से भाग दे देंगे तो A प्लस B प्लस C बन जाएगा बटे 2, है ना, बटे 2। ये इसको अर्ध परिमिति कहते हैं। और ये S दिया हुआ है आपको, इसका मान S दिया हुआ है, हमको X का मान निकालना है। तो X बराबर, तो Y प्लस Z को क्या कहिएगा आप, Y प्लस Z को B नहीं कहेंगे, Y प्लस Z बराबर B है, तो ये B हो गया बराबर S। तो X बराबर क्या निकल गया, S माइनस B। हम पिछला सेट में बताए थे कि आपका यह आंसर B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे बना। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शरेखा के बीच का कोण 90 हो। क्या कह रहा है, यदि बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, ये दो स्पर्श रेखा कहता है खींचने के लिए, ठीक है, ये दो स्पर्श रेखा कहता है P बिंदु से खींचने के लिए। त्रिज्या इसका A है, त्रिज्या देखिए A है, इसका त्रिज्या A है, ये बोल रहा है, O इसका केंद्र है। रेखाओं के बीच का कोण 90 है, दो स्पर्श रेखा के, ये 90 बता रहा है, ये 90 है, ये ऑलरेडी 90 होता है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब है ये भी 90 ही होगा। तो कहता है OP कितना होगा, तो हमको वो नहीं मांग रहा है, OP की लंबाई पूछ रहा है, ये लंबाई पूछ रहा है। तो ये लंबाई भी तो निकालना आसान है। ये देखिएगा ये 90 है, तो ये 45 हो जाएगा आपका, क्योंकि 90 था, ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। तो इस 45 के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, रेशियो में 1 होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया रेशियो में, ये भी 1 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू A दिया, मतलब EA है तो ये भी A ही है, ठीक है, ये दोनों AA है। ये कितना, AA से ये √2A बन जाएगा कर्ण। जब समकोण त्रिभुज का लंब और आधार बराबर हो तो √2 इसमें गुना कर दीजिए, यानी √2A कर्ण हो जाएगा। यही आपका OP पूछ रहा था, OP बराबर हो जाएगा √2A, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता हो। एक वृत्त में कह रहा है कि एक जीवा AB, ये है जीवा AB, और केंद्र पर ये कोण 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा दोनों। तो A और B पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, A और B पर स्पर्श रेखा A और B पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। देखिएगा ये पूरा तो आप जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा जो होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। ये जो है ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 बनता है, ये भी आपका 90 है, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। जब ये 30 30 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 30 30 60 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120, ताकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, 120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से x डिग्री कोण पर झुके हो। एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से x कोण पर झुके हो, x कोण पर झुके हो, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण क्या होगा। वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना, त्रिज्या पर स्पर्श खींचना, तो जिनके बीच का कोण क्या होगा, यानी ये कोण आपसे मांग रहा है। ये कोण, ये तो 90 होता है, फिक्स है, ये 90 फिक्स है और ये x है, ये दोनों का योग भी 90 होगा। ये 90 90 180 है, ये भी 180 होगा, तभी ना ये दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो 180 होगा, ये x है तो 180 में x घटा लेंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होना चाहिए। चतुर्भुज के चारों कोणों के 180, ये दो मिलके 180 हो गया, ये दो मिलके 180 होगा। तो योग जब 180 है तो एक कोण घटा लेंगे, दूसरा कोण निकल जाएगा, 180 माइनस x, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी का कोण क्रम से लिया गया है, उनका अनुपात इतना है, तो एबीसीडी कैसा होगा है। देखिए ये चारों एबीसीडी का कोण एबीसीडी को क्रम से लिया गया। देखिए ये चारों जो कोण है बिल्कुल अलग अलग है। जब चारों कोण अलग अलग है तो समचतुर्भुज नहीं हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी नहीं हो सकता है, समलंब का अलग अलग होता है, यानी आंसर सी हो जाएगा। समलंब का अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कहता है त्रिभुज डी समानांतर ए बी। एक त्रिभुज बनाते हैं, देखिएगा एक त्रिभुज में कह रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज में ए बी सी, डी समानांतर ए बी, एक डी ए बी, नहीं गलत हो गया, ए बी डीई ए बी के समान, ऐसे खिंचाएगा, ऐसे डीई समानांतर ए बी, सी डी 3 है, सी डी 3 है, सी डी ये 3 है, और ईसी 4 है, ईसी 4 है, बीई 6 है, बीई 6 दिया हुआ है। तो कहता है एडी कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो समानांतर जब है तो समरूप त्रिभुज में समानांतर में क्या होता है, भुजा समानुपाती होता है। तो भुजा जब समानुपाती होता है तो ये 3 इसको x ले लीजिए, 3/x बराबर 4/6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी x बराबर 9/2, यानी 4.5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरे, क्या एक कोण शेष कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा। किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। एक कोण शेष जैसे 90 है, तो जो भी है शेष दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। शेष दोनों कोणों का योग कहता है एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर समकोण त्रिभुज होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दी गई आकृति में बीडीई के सभी कोणों का मान दिया है, कुछ क्या रहा है, बीडीई के सभी कोणों का मान कर, अच्छा सब कोण का मान पूछ रहा है आपसे, ये बी डी और ई का। ध्यान दीजिएगा ये 60 है, ये 60 होगा क्योंकि ये बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है एकांतर अंतःखंड से। एकांतर वृत्तखंड का कोण बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। दो कोण तो मिल गया, तीसरा कोण ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो 60-75 वाला आपको एक ही जगह दिख ही रहा है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
तो किसी बाह्य बिंदु से यही वृत्त है तो मात्र और मात्र केवल 2 खींच सकते हैं, ये मिटा हुआ है, 2 खींच सकते हैं, सी नंबर होगा। कहता है बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्त उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये कह रहा है कि एक यहां पर है और एक यहां पर है, 2 तो 1 2 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सी किसी त्रिभुज में बहिर्वृत्त की रचना की जा सकती है, किसी त्रिभुज में 3 बहिर्वृत्त खींचा जा सकता है ना। जैसे मान लिया जाए ये आपका त्रिभुज है, इसको इधर बढ़ा दीजिए और इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, सबको बढ़ा दीजिए पूरा। तो ये एक देखिए इस तरह से यहाँ पर सटेगा, 3 कैसे बनता है देखिए, ये भुजा इसी का बढ़ाया हुआ भुजा है, ये इसी का बढ़ाया, ये इसका बढ़ाया हुआ, ये तीनों यहाँ पर सट गया। इसी प्रकार जो है यहाँ पर इस तरह से सटेगा ये, और ये वाला फिर यहाँ पर ऐसे सटेगा। इस तरह से जो है अधिक से अधिक 3 है ना बहिर्वृत्त की रचना, बाहर वृत्त रचना करना है। ठीक है, बाहर वृत्त 3 कर सकते हैं जो तीनों भुजा को स्पर्श करे किसी भी तरह। तो ये आपका 3 हो जाएगा, 1 नहीं लगाइएगा, 3 लगाइएगा। परिवृत्त कहेगा ना, परिवृत्त, तब वो 1 होगा, बहिर्वृत्त 3 होगा। अगला है कि BAD, कि BAD कितना होगा। हालांकि दिख रहा है, दिखेगा ये BD आप जानते हैं, एक बार काटते हैं 60, दूसरा बार काटते हैं तो 120, तो 60 का आधा 30, लेकिन 30 है नहीं ऑप्शन में। इसका मतलब है ये जो काटा होगा, एक यहाँ रख के काटा होगा और यहाँ 90 पर से काटा होगा। यहाँ 90 पर से रख के काटते हैं तो 90 का आधा 45 हो जाता है, यानी थोड़ा सा यहाँ से गुजरना चाहिए था इस हिसाब से, तो 45 ही होना चाहिए, 30 नहीं है। तो कैसे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से रख के काटा है। अगला क्वेश्चन है कि जीवा AB 8 है, OP लंब डाला गया है। ये कह रहा है कि जीवा AB 8 है तो ये 4 4 होगा, और OP लंब डाला गया है तो AP कितना होगा। AP ये देखिए क्या कह रहा है, AP कितना होगा, AP ये वाला 4 होगा, AP पूछ रहा है तो ये वाला पूछ रहा है, 4 आधा हो जाएगा इसका, 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि AB बराबर 8, DE बराबर 6, एक वृत्त में 2 जीवा है, 2 जीवा है, एक छोटा बड़ा है, एक छोटा बड़ा है, एक है 8, एक है 6, ये 8 ले लेते हैं AB को, और DE को 6 ले लेते हैं, क्योंकि जो नीचे सटेगा छोटा होगा, 6 ले लेते हैं। कहता है OL OM क्रमशः उन पर लंब है, OL और OM, OL OM लंब है, तो बताइए संबंध कैसा होगा। कहता OL बड़ा होगा OM से, OL बड़ा होगा OM से, बिल्कुल गलत, OL बड़ा होगा OM से, OL छोटा होगा, हाँ ये सही है, OL छोटा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिज्या R के साथ एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा, पायर स्क्वायर होता है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। समचतुर्भुज का विकर्ण 8 10 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, क्षेत्रफल 1/2 गुना 8 गुना 10, 2 चौकाट यानी 40 हो जाएगा, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर और शंकु का समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई है, बेलन का आयतन शंकु के आयतन का अनुपात। बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच गुना 1/3 होता है। तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। इसमें करना क्या है। अगला है कि 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बेलनाकार बोतल से तल को खाली करने के लिए त्रिभुज 2 और इतना की शंक्वाकार बोतलों की संख्या। देखिए जिसका संख्या पूछे उससे उसके आयतन से भाग देना है, जिसका संख्या पूछे तो वो है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, जिसका संख्या पूछेगा ना उसी से भाग दीजिएगा। तो 36 और 36 सीधे कट गया, 2 दूनी 4, 25 चौका 100 हो गया। ये 3 ऊपर जाके गुना होगा 75, यानी 75 वो शंकु बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 1/3 कम कर दी जाए। बढ़ाने का मतलब है 3 से 4 हो जाना, 1 बढ़ जाएगा ये लंबाई में, और चौड़ैया क्या है 3 से 1 घट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल 3 3 9, 4 दूनी 8, कम हो गया। तो क्या कहता है कितना कम होगा, तो 1 कम होगा, इसलिए 1/9 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1/9 हो जाएगा कम होकर के। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है समचतुर्भुज का विकर्ण 2 को दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अभी आपको बताया कि क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है, तो 1/2 गुना 24 गुना 10 कर लीजिए, ये 12 दूनी 24 यानी 120 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन परिमाप पूछ रहा है, सॉरी परिमाप पूछ रहा है। देखिए परिमाप जब पूछ रहा है तो विकर्ण को खींचिए और विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है। क्या करता है, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है। 24 है तो 12 12 हो जाएगा, और 10 है तो 5 5 हो जाएगा, और ट्रिपलेट के अनुसार 5 12 13 होता है। जब एक भुजा 13 हो गया तो आपका चारों भुजा का योग जो कि परिमाप होगा 13 चौका 52 हो जाएगा। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पूर्णांक में होती है और इसका क्षेत्रफल भी एक पूर्णांक में होता है। तो एक भुजा 21 है। देखिएगा ये थोड़ा सा सेंस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि कहता है भुजा की लंबाई भी पूर्णांक में, क्षेत्रफल। एक भुजा दिया है 21, एक भुजा 21 दिया, परिमाप 48 दिया हुआ है। तो परिमाप 48 दिया हुआ है तो 48 में 21 घटा दीजिएगा, 7, ये 27 हो जाएगा। मतलब ये दोनों भुजा का योग 27 होगा। अब जब 27 होगा तो कितना होगा, ऑप्शन से आपको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक भुजा 8 या 10 ले लिए, तो 10 ले लिए, यदि ये 10 ये ले लिए तो दूसरा ये 17 हो जाएगा। अब आपको क्षेत्र इसका निकाल के देखना पड़ेगा क्षेत्रफल, ये एस वाला सूत्र से, एस वाला सूत्र से आपको क्षेत्रफल निकाल के देखना पड़ेगा कि इसका जो क्षेत्रफल है दशमलव में नहीं आना चाहिए, ठीक है, पूर्ण हो जाना चाहिए, बटा में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा निकल जाना चाहिए पूर्णांक में। तो जिस ऑप्शन से निकल जाएगा वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मेहनत कीजिए, है ना। ये एक बार ऐसे लेकर के कीजिए, फिर ये नहीं हो, ये लीजिए, एक एक करके लीजिए, जिससे निकल जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि माध्यक क्या होगा। माध्यक आपको निकालना है, तो माध्यक कहता है 3 1 बार, 4 2 बार। तो माध्यक क्या होता है, बीच वाला। टोटल कितना है, जोड़ लिए ना, 2 1 3 3 6 2 8, टोटल 8 हुआ है। टोटल 8 का मतलब हो गया कि आपका 4 इधर 4 इधर, तो 2 1 3 यहां पर आपका होगा, ठीक है। माध्यक जो होगा वहां, क्योंकि 2 1 3 ही होता है, ठीक है। आपको चौथा में जाना है, 2 1 3, तो 6 और 6 जोड़ के दूसरे भाग दे दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 81 का आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आया किसी की। आधा आधा बांट दिए, तो आपको बीच वाला लेना है ना 2 गो, तो चौथा लेना था, चौथा पचमा। 3 तक तो यही हो गया, चौथा पचमा इसी में आएगा, इसीलिए 6 जोड़ 6 बटे 2। अगला क्वेश्चन है, किसी सममित आवृत्ति वितरण के लिए डैश होता है, तीनों बराबर होता है, सममित है। अगला है कि 2 7 6 तथा x का माध्य 15 है, तो माध्य 15 है, क्या 1 2 3 4, योग 60 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 से गुना कर देंगे क्योंकि 4 वो संख्या है, 60 हो जाएगा ये। और उसके बाद x निकालना है, तो 60 में 6 2 8 7 15 घटा देंगे, यही x का मान होगा। 5 5 10 5 45 हो गया x का मान। अब फिर दूसरे तरफ यदि चलते हैं
तो उधर माध्य 18 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 को का मान दिया हुआ है। ये हो गया आपका 18 जोड़ 1 जोड़ 6 जोड़ x भी है उसमें 45 जोड़ y बराबर 18 गुना 5, यानी y बराबर 90 घटा 8 1 9 9 6 15 15 5 20 2 4 2 6 6 6 6 1 7। तो इस प्रकार y कितना निकल गया? 20 निकल गया। तो आपसे पूछता था y का मान, तो C आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले आपको न्यू बैच का एक सूचना देते हैं कि न्यू बैच ऑफलाइन सुबह 10 बजे से है। सुबह 10 बजे से न्यू बैच ऑफलाइन जो 30 तारीख से खुलेगा। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 प्राकृत संख्या है, इसका माध्य भी दिया हुआ है और कहता है कि ये आपको दर्शा रहा है कि प्रत्येक में ये माध्य को घटा लेना है। माध्य में माध्य घटाइएगा तो क्या होगा? हाँ, प्रत्येक में घटाने का मतलब है, प्रत्येक में घटाने का मतलब है कि माध्य में घटाना। तो क्या घटाना है? देखिए सब में घटा रहा है, तो ये सीधा इसमें ये घट जाएगा, यानी 0 आपका आंसर हो जाएगा। किसी न किसी तरह इसको घुमा फिरा के पूछ रहा है। 1 2 3 का n का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या होता है? n + 1/2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 10 अभाज्य का माध्यक क्या होगा? 10 अभाज्य संख्या 2 3 5, 10 का मतलब क्या हो गया? 5 5 10, पचमा और छठा, पचमा छठा लेना है, तो 2 3 5 7 11, एक ये लेना है, एक 13 लेना है, उधर छोड़ दीजिए, तो हो गया 4 4 8, यही दोनों जोड़ना है, 11 जोड़ 13 बटा 2 माध्य। जोड़ के दूसरे भाग दीजिए, 3 1 4 2, यानी 12 आपका माध्यिका बन जाएगा, 12 माध्यिका बन जाएगा। अगला है कि वितरण में माध्य 20.6 है, तो P का मान क्या होगा? देखिए माध्य दिया हुआ है तो आपको गुना करना पड़ेगा, कुल मान 10 दिया 30, 15 150, 25P 175, 25 पंतिया 15 2 17, अब बटे टोटल बारंबारता का योग कितना है? 3 5 3 8 7 15 5 20, 2 2 1 3 3 2 5, 50 है टोटल। इसका दिया हुआ है 20.6 माध्य दिया हुआ, गुना कर दीजिए कोनो को नहीं, 5 10 10 10 10 10 0 3 1 4 5 9 9 7 16 16 7, बाकी 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 530 प्लस 25P बराबर 0 6 5 30 और 20 5 100, 103, 25P बराबर 30 खत्म हो गया, 500 भी घट गया, तो 500 बच गया, P बराबर 25 दूनी 50, ऑप्शन नंबर सी 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि कल्पित माध्य क्या होगा? कल्पित माध्य A प्लस सिग्मा F1 D1 बटे सिग्मा Fi, ये हो जाएगा आपका ए कितना दिया हुआ है? 25 प्लस ये 110, ये 50, 25 प्लस 15, याद रखिएगा फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं रखिएगा दिक्कत हो जाएगा। 25 2 27.2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कोसेक का मान दिया हुआ है, तो कोसेक का मान ऐसा काम कीजिए, इसमें कॉस से ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, तो बहुत आसान, कॉस से भाग दीजिएगा ना, साइन बटे कॉस, ये हो जाएगा 210 माइनस
3 कॉस कॉस कट जाएगा, नीचे भाग दीजिएगा कॉस से, तो 4 10 हो जाएगा ये, और इधर 9 बच जाएगा। अब 10 का मान रखेंगे, यहां पर देखिए कॉसेक का मान दिया है जो कि साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाता है आपका h/p। यहां पर b नहीं दिया हुआ है, ये ट्रिपलेट है जो कि b 5 हो जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो साइन 10 है ना यहाँ, तो 2 गुना p/b होता है, p/b यानी 12/5 - 3, इधर 4 गुना 12/5 - 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो ये अब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, 5 लघुत्तम हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, घट जाएगा 15, 9 हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा 12 चौक 48 और 9 पचे 45, 3/5 हो जाएगा, 5 5 कट गया, 3 3 9 हो गया। ये सीधा आपका निकल के बी नंबर आ गया 3। कितना निकल गया? 3 आ गया, है ना? 3 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहता है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो जब ये आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 है तो किसके लिए 0 होता है? कॉस 90 के लिए 0 होता है, तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि 0 है तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया। उसी प्रकार जब ये अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होगा। तो इसको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये पता है कि एंगल बदलने से, है ना, एंगल को 90 में घटाने से निष्पत्ति बदल जाता है ना। वहां जो पूछ रहा है आपका साइन, वहां जो पूछ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब है कि ये यदि आप इसको 90 में घटा लेते हैं तो कॉस हो जाएगा, ये कॉस 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा ये आपको जो दिया हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान 90 आ चुका है इसमें। जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 आ चुका है तो क्या कीजिएगा, ऐसा कम कीजिए, रुकिए, ये अल्फा बराबर आप 90 माइनस बीटा कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों तरफ जब साइन लगा देंगे, दोनों तरफ जब साइन लगा देंगे हम, तो साइन एक काम और कर सकते हैं, सर दूसरा मेथड भी बताते हैं। साइन अल्फा बराबर साइन 90 माइनस बीटा, तो ये साइन अल्फा बराबर ये कॉस बीटा बन जाएगा। अच्छा, ये भी जानते हैं कि जब दो एंगल का योग 90 हो जाए, दो एंगल का योग 90 हो जाए तो आप कभी भी उसको बदल सकते हैं, अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा, ऐसे भी कभी बदल सकते हैं, ठीक है। जब भी दो एंगल का योग 90 हो जाए तो कभी भी निष्पत्ति चेंज कर करके एंगल को बदल सकते हैं। यानी यहां साफ पता चल गया इसे भी कि साइन अल्फा कॉस बीटा के बराबर है। तो जब साइन अल्फा कॉस बीटा के बराबर हो जाएगा तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ही होगा ना, करके बतावे। टू बी ला देना,
टू बी लाने के लिए ऐसे कीजिए, अपने मन से दोनों तरफ बी घटा लीजिए। जब अपने मन से दोनों तरफ बी घटा लीजिएगा ना, तो ये आपका सेम मिल जाएगा आपको 90 माइनस 2b। अब लगाइए आप दोनों तरफ साइन। अब दोनों तरफ जब साइन लगाइएगा, ये देखिए साइन 90 माइनस 2b, पता चल गया कि ये साइन बदलेगा कॉस में, ये 2b हो जाएगा। ऐसे इस पर नहीं भी करते ना, तो कोई अल्फा और बीटा का ऐसा मान ले लेंगे जिससे कि जोड़ करके आए और 90, यानी कॉस में 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी ये 60 और 30। ये यदि हम 60 ले लें, ये 30 ले लें, तो ये 60 30 90, कॉस 90 0 हो जाएगा। यहां पर साइन में 60 माइनस 30 ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है? साइन 30 बन जाता है। साइन 30 का हाफ होता है, तो साइन 30 का हाफ कहाँ होगा? तो साइन 30 का बीटा का मान कितना लिए? बीटा का मान हम 30 लिए, तो 30 दूनी 60, इसका मान 30 लिए, तो यही ना होगा 1/2। तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी आप इसको बना सकते हैं एंगल से। मान रखिए ये जल्दी हो जाएगा, ये थोड़ा प्रोसेस से थोड़ा सा लफड़ा है इधर उधर करना, तो एंगल से रख लेते हैं। इसको 60 ले लीजिए, इसको 30 ले लीजिए, और 45 भी ले सकते हैं, 45 भी लेके बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 45 ले लीजिए, 60 30 ले लीजिए, और फिर यहां रख करके कैलकुलेशन कर लीजिए। अगला है कि cos a बराबर 7/25, यानी ये आपका b और h हुआ, p नहीं है। 7 24 25 होता है ट्रिपलेट के अनुसार, तो ये p 24 हो जाएगा। ये 10a प्लस cot a पूछता है। 10a प्लस cot a का मतलब हो गया कि 10 हो गया जैसे p/b, तो 24/7, इसका उल्टा 7/24। नीचे तो 168 होगा, ये क्लियर है, नीचे 168 होगा। 24 24 576, और इधर 49 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9 6 15। आपका आंसर सी नंबर निगेटिव वाला तो होगा नहीं, निगेटिव का कोई चांस नहीं है। ये आपका 625/168 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि sec + 10x है। देखिए कई बार बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। sec + 10x है, तो इसका जो उल्टा कर दीजिएगा ना, sec - 10 करने से इसका मान उलट जाता है। ये cosec प्लस cot के साथ हो सकता है, और sec + 10 के साथ, यही दो है जो कि चिन्ह बदलने से मान उलटता है। चिन्ह बदलने से मान उलटता है। आपको चाहिए 10 का मान, तो 10 का मान निकालने के लिए दोनों को घटा के दूसरे भाग दे दीजिए, दोनों को घटा के दूसरे भाग दे दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा इतना, x² - x/2x, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4। देखिएगा साइन और कॉस में ये यदि उल्टा पुल्टा केवल चिन्ह का दिया हो, चिन्ह का दिया हो उल्टा पुल्टा साइन और कॉस में, तो आपको क्या करना है? वर्ग करके जोड़ देना है। 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 16 9 25 आपका आंसर हो जाएगा सी। बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 + cot - cosec, ये भी देखिए कई बार पूछा है, टीआरई में भी पूछा है, स्टेट में भी पूछा है, टीआरई में पूछा है, और रेलवे में भी पूछा है, सब में पूछा है ये। तो करना क्या है? थीटा का मान हम कुछ भी ले लेते हैं, मन करता है 45 ले लेने का, इसलिए कि 45 एंगल इजी कर देगा इसको। ले कुछ भी सकते हैं, हम 45 लेंगे। तो जब आप 45 लीजिएगा, cot 45 क्या होता है? 1 होता है, यहाँ भी 1 है। 1 + 1 माइनस ये cosec 45 √2 होता है, ये हो गया। इधर 1 + 1 प्लस इधर भी √2 होगा, ये 2 - √2 और गुना 2 + √2। कितना शानदार, देखिए a + b × a - b, a² - b² हो गया, आंसर 2 हो गया। कितना मजे से बन गया ये। अगला क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर 2 sin a है, तो a का मान कितना होगा? तो ऑप्शन से रखिए ना, क्या मान ले जो कि बराबर हो जाए। जैसे 0 लेते थे, 0 लीजिएगा तो ये sin 0 हो जाएगा इधर, और यहां 0 लीजिएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, तो 0 ही आपका आंसर हो रहा है। 0 रखने से ये संतुष्ट हो रहा है, 0 जैसे रखे इक्वल हो गया दोनों तरफ,
ठीक है, 0 जैसे रखे तो इक्वल हो गया दोनों तरफ, इसलिए 0 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री, यहां भी मान रख दीजिए, सीधे मान रख दीजिए यहां पर 2 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2/√3 और नीचे हो गया 1/1/3। इस प्रकार आपका 2/√3 और ये 3 नीचे 4 हो जाएगा। तो √3 से जब हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ये 3√3 बटे 3 गुना 2 यानी √3/2 होता है। √3/2 किसका मान होता है, √3 मान sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 + 10 बटे 1 - 10 बराबर √3, थीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा फिर से हम वही लेते हैं एंगल, एंगल यदि लेते हैं तो क्या होगा, ऐसा करते हैं योज्य प्रतियोज्य नियम लगाते हैं, हर को अंश में जोड़ना 1/10, हर को अंश में जोड़ना, हर को अंश में घटाना। इसके नीचे एक, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा cot थीटा बराबर √3 + 1 बटे √3 - 1। ये मान किसका है, तो ये मान है आपका 15 डिग्री का, कॉट में 15 डिग्री का ये मान है, ठीक है, कॉट में ये 15 डिग्री का मान है, डायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 और लास्ट क्वेश्चन भी है, लास्ट नेक्स्ट और लास्ट है। तो देखिएगा यहां दिया हुआ है कि a गुना b बराबर 1 है, तो आप मान सकते हैं कि a बराबर tan थीटा और b को मान सकते हैं cot थीटा, मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, और वहां पर दिया हुआ है कि a + b, तो यहां थीटा मान लीजिए आप 45 डिग्री, थीटा मान 45 डिग्री मान लीजिएगा, तो a + b बन जाएगा cosec 45 √2 होता है, और यहां भी √2 यानी 2। तो इस प्रकार से a + b निकल गया 2, और यहां पर थीटा का मान 45 लीजिएगा, तो a बराबर कितना निकल गया 1, अब b बराबर कितना निकल गया, ये भी 1। अब आपसे पूछता है कि a/b कितना होगा, इसलिए a/b चाहिए आपको, तो a/b तो 1 ही होगा ना, तो 1 देख लेंगे किस ऑप्शन में मान हो रहा है, तो 1 किस में मान हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में थीटा का मान, ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन से थीटा बराबर 45 लेते हैं, तो tan 45 का मान 1 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।